तो पार्ट वन का जो हमने टॉपिक दिया था, वो टॉपिक में बहुत सारा जन का कमेंट आया कि रियल फंडा यही है कि प्रॉब्लम क्यों होता है। देखिए, हमारा पास जब भी कोई मोबाइल आता है तो हम ज़्यादातर सीपीयू काम करने के बाद या एमएमसी काम करने के बाद ऑटो पोर्ट में फंस जाते हैं, तो जो कि आगे और स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो कोई बोलता है कि सीपीयू ख़राब है, कोई बोलता है एमएमसी का हेल्थ इशू है या तो एमएमसी ख़राब है। तो उस कंडीशन से हमारा कस्टमर ख़राब होता है। तो हमको क्या काम करना है कि हमारा कस्टमर सही रहेगा, कहाँ पे हम फंसते हैं। सॉफ्टवेयर का मैटर अलग होता है, तो हार्डवेयर का मैटर में हम लोग क्यों फंसते हैं, ये चीज़ जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है। मैंने पार्ट वन का टॉपिक में भी बताया था, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जो है मोबाइल रिपेयरिंग का फील्ड बहुत लंबा है और आपको काम बहुत मिलेगा लेकिन आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप सही प्रोसेस से काम पे फोकस नहीं कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है। उसको छोड़ के दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट में बिगनर्स बढ़ते जाएंगे, सीनियर भी और ज़्यादा होते जाएंगे क्योंकि जो बिगनर रहेगा वो एक ना एक दिन सीनियर हो जाएगा, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। लास्ट में यही होगा कि आप चार्जर बेचते रहेंगे, ईयरफोन बेचते रहेंगे, नेक बैंड बार्ड्स वगैरह बेचते रहेंगे, लेकिन काम का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जो हार्डवेयर का जो असली काम है, जो हमारा मोबाइल में जो सीपीयू आईसी लेवल का जो काम है, वो सक्सेस नहीं मिलेगा। तो जाहिर सा बात है, सीधा पॉइंट का मुद्दे पे चलते हैं कि क्लियर कैसे करेंगे। मान लीजिए आपका पास एक सेट आया जो कि डेड है, या तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बिगनर से, आपका पास में एक रनिंग सेट है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं नॉन पेस्टेड आईसी, जो कि खास करके ज़्यादा बॉल वाली जियो में होता है। हर कोई इंस्टीट्यूट पे मैक्सिमम जगह पे आपको जियो का ही सेट में पहले ट्रेनिंग दिया जाता है नॉन पेस्टेड में। तो नॉन पेस्टेड का अगर हम बात करें, नॉन पेस्टेड आईसी जो होता है, आपने जब आईसी उठाया सेफली सेफली आपने आईसी उठाया, कोई ट्रैक डैमेज नहीं हुआ, बोर्ड फुला भी नहीं, कुछ भी नहीं, रिवॉल्व करने का बाद वन टाइम में सेट सक्सेस नहीं होता है लेकिन सेकेंड टाइम में सेट सक्सेस हो गया, तो आप खुश हो जाते हैं कि हम पेस्टेड पे काम करें। तो पहला चीज है, वन टाइम में सक्सेस क्यों नहीं हुआ उसको समझना। एक पॉइंट नंबर आप मार्क कीजिए कि वन टाइम में नॉन पेस्टेड सक्सेस क्यों नहीं हुआ, एक चीज। दूसरा, सेकेंड टाइम में हो गया तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है, आते हैं जब आप स्पीडली दो बार में अगर हो जाता है तो आप सोचते हैं कि हम नॉन पेस्टेड को क्लियर 100% कर सकते हैं, लेकिन पेस्टेड आईसी पे हम ट्रायल करेंगे। जब आप पेस्टेड पे जाते हैं, ब्लैक पेस्टेड हो चाहे व्हाइट पेस्टेड हो, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, हर कोई हर कोई आज का डेट में एक से बढ़कर एक एसएमडी रख के बैठा हुआ है, लेकिन काम नहीं है। जो काम है उसमें सक्सेस नहीं है। तो मान लीजिए आपका पास एक सेट आया, या आप एक रनिंग सेट को ही पकड़े हैं जिसमें कि आईसी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप कर सकते हैं लेकिन आप एक बार रिवॉल्व करके देखना चाहते हैं। तो आपने आईसी को सेफली रिमूव कर लिया। अगर बोर्ड फूलने में अगर दिक्कत आता है तो आप कमेंट करेंगे, तो उसका भी मैं वीडियो पूरा डिटेल्स दूंगा, कमेंट करेंगे। तो आपने सेफली आईसी निकाल दिया। तो पॉइंट नंबर वन, टेम्परेचर जो था एसएमडी का वो था 350 से 360, अगर ठंडी का मौसम है तो 70। आपने सेफली निकाल लिया। अब कंफ्यूजन कुछ भाई का यहाँ पे रहता है कि मेरा पास में क्विक का 857 DW प्लस है, किसी का पास में 2008 है, किसी का पास में 861 है। अब ओ भाई क्या टेम्परेचर में निकाले, सबका कंफ्यूजन यहीं पे अटकता है। तो मैंने इसका बारे में भी पहले एक वीडियो बनाया था कि आप अपना एसएमडी को किस तरीका से सेट करें कि वो प्रॉपर, जैसे कि मान लीजिए आपका एसएमडी से 360 में अगर निकल रहा है आईसी, तो आप किस तरीका से चेक करें उसका प्रॉपर मैंने आपको बताया था। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करने से उसको भी हम दोबारा बताएंगे। ऐसा कोई ये नहीं है कि एक बार ही बताया जाएगा। तो मेरा काम है यूट्यूब पे पूरा जेन्युइन चीज़ डालना। तो हमने क्या किया, एक आईसी को सेफली रिमूव किया, पहले ग्लू कट किया। ग्लू कटिंग करने का टाइम में हमने रखा 250 से 270 एसएमडी का टेम्परेचर। एआर आप अपना हिसाब से रखना पड़ता है। तो रखने का बाद जब हम आईसी को रिमूव किए,
टेम्परेचर रखे 350 से 370, आईसी को रिमूव कर दिए। रिमूव करने का बाद में खेल होता है शुरू। अब आपका माइंड में ये आएगा, हमने आईसी को सेफली रिमूव किया 350 से 370 में, तो वही 350 370 में जब हम निकाल ही रहे हैं, एसएमडी का टेम्परेचर हमने तो बढ़ाया ही नहीं, तो मेरा आईसी हीटिंग के लिए खराब क्यों होता है? तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात, जैसे मान लीजिए ये एक मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगा हुआ है, मैंने आईसी का बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगा हुआ है। तो वो कंपोनेंट्स को अगर हम ऊपर से 350 से 370 का अगर एसएमडी अगर घुमाएंगे थोड़ा सा फ्लक्स देके, तो हमारा कंपोनेंट्स जो है हिलना चालू होता है, क्योंकि उसको उतना का टेम्परेचर मिल जाता है तो वो हिलना चालू होता है। तो अगर 350 से 370 में अगर कंपोनेंट्स हिलना चालू होता है, एक आईसी का अंदर में नानो कंपोनेंट्स रहते हैं, बहुत ही छोटे, मतलब एक कैपेसिटर जितना बड़ा बाहर में दिखता है, लेकिन एक आईसी का अंदर में वही कैपेसिटर 4 भाग से 1 भाग या 5 भाग से 1 भाग होता है, मतलब इतना छोटा रहता है। तो एक आईसी जो है, जैसे एक मदरबोर्ड का बोर्ड है, एक आईसी भी एक छोटा सा बोर्ड है, उसमें बहुत सारे चिप, बहुत सारे ट्रांजिस्टर और कंपोनेंट्स बैठाया गया है। तो ट्रांजिस्टर और कंपोनेंट्स को बैठाने के बाद गलती से उसका ऊपर हीटिंग ना लग जाए, और वो जब हीट करेगा, जब भी हम लोग कोई मदरबोर्ड को ऑन करते हैं तो मदरबोर्ड हीट होना चालू होता है, पावर आईसी हीट होता है, सीपीयू एमएमसी सब हीट होता है। तो जब उसी तरह सीपीयू जब हीट होता है, नेकेट जब सीपीयू हीट होता है, तो उसको ऊपर में क्या क्या है, कंपनी एक ब्लैक पट्टी दी है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन फाइबर। वो कार्बन फाइबर का काम है, हम जो 350 से 370 का जो टेम्परेचर देते हैं, वो टेम्परेचर को वो ऑब्जर्व कर लेता है और कंपोनेंट्स को हिलने नहीं देता है, लेकिन नीचे का बॉल को ही वो हीट देता है। नीचे का बॉल को, जैसे हम लोग एसएमडी को घुमाएं तब वो नीचे का बॉल को ही हीट करता है, लेकिन वो कंपोनेंट्स को हीट नहीं करता है। अगर हद से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो अंदर का कंपोनेंट्स को भी वो हीट कर सकता है, लेकिन इतना जल्दी कंपोनेंट्स हीट नहीं होता है 350 से 370 का अंदर में, पहला चीज। तो जब आईसी बाहर आ गया तो हम क्लियरली समझ गए ये आईसी का सेफ्टी होता है, ऊपर का ब्लैक वाला कलर जो है कार्बन फाइबर जो वो है। तो जब तक हम आईसी बाहर निकालें तब तक हमारा आईसी खराब नहीं हुआ है। उसका बाद काम आता है क्या, बोर्ड क्लीनिंग का। तो हमने बोर्ड क्लीनिंग के लिए डिसोल्डरिंग वायर यूज किए, आयरन यूज किए, फ्लक्स यूज किए। तो जब बोर्ड क्लीन हो गया, पूरा क्लीन सरफेस हो गया, बोर्ड क्लीन होने का भी, क्लीन ना होने का 2 रीजन होता है। अगर आप प्रॉपर क्लीन है, 1 टाइम में आईसी बैठेगा सारा बॉल। अगर प्रॉपर क्लीन नहीं है तो 1 टाइम में नहीं बैठता है, कुछ बॉल बैठता है, कुछ बॉल नहीं। तो हम फिर कैसे जानेंगे कि हमारा बोर्ड क्लीन हुआ है या नहीं? 2 रीजन है। आप क्या कीजिएगा, एक पीपीडी छोटा सा प्लेट में लीजिएगा और उसको ऊपर से हीट दीजिएगा। हीट देने का बाद में वो पीपीडी पे थोड़ा सा लिक्विड दीजिए और उसको क्लीन कर लीजिए। क्लीन करके आप देखिएगा वो पीपीडी का लाइटिंग क्या है, वो पीपीडी का लाइटिंग क्या है। वो पीपीडी का जो लाइटिंग रहेगा, आपका बोर्ड जब आप क्लीन किए, जहां पे आईसी था, इस जगह पे जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे जो आईसी था, ये आईसी को जब हम बाहर निकाल के बोर्ड को क्लीन किए, उसका लाइटिंग और वो पीपीडी का लाइटिंग, दोनों का लाइटिंग सेम है क्या? अगर बोर्ड का लाइटिंग थोड़ा सा धुंधला नजर आता है तो मान लीजिए उसमें जो ग्लू लगा हुआ था वो ग्लू का पूरा क्लीन नहीं हुआ है। तो आपको थोड़ा लिक्विड देके क्लीन करना है, या तो वायर ब्रश मारना है, लेकिन आपको क्लीन करना है। तब तक आईसी को इंस्टॉल नहीं करना है। उसको पहचानने का एक सही तरीका मैंने सोचा है, जो कि क्लियर सरफेस आपको पता चल जाएगा। ये चीज गया किसका, मदरबोर्ड का बारे में। तो मदरबोर्ड का जो लाइटिंग होता है, जहां पे हमने क्लीन किया, वो और पीपीडी को जब हम लोग हीट करके बॉल बनाते हैं, दोनों का कलर अगर सेम आ गया तो जान लीजिए कि आपका मदरबोर्ड प्रॉपर क्लीन 1 टाइम में बैठेगा, उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहला चीज, बोर्ड को साइड कर देते हैं। अब चलते हैं आईसी पे। एक आईसी को क्लीन करने के लिए हमको क्या चाहिए, वही सेम चीज। कोई डिसोल्डरिंग वायर यूज करता है तो कोई यूज नहीं करता है, लेकिन एक स्क्रैपर चाहिए, पीपीडी चाहिए, उसका बाद पेस्ट चाहिए, फ्लक्स पेस्ट चाहिए। तो आईसी को हम लोग क्लीन करने का टाइम में क्या करते हैं,
बोर्ड को आप क्लीन करने का टाइम में जब आप आयरन यूज करते हैं तो प्रॉपरली काम हो जाता है, या एसएमडी से भी क्लीन करते हैं तो काम हो जाता है। डिसोल्डरिंग वायर चलाने के लिए आयरन जरूरी पड़ता है बोर्ड को क्लीन करने के लिए। तो आईसी को उसी तरह क्लीन करने के लिए आयरन का भी जरूरी है और एसएमडी का जरूरी है। एसएमडी बहुत कम यूज करता है हर कोई, और ज़्यादातर आयरन यूज करते हैं। तो पॉइंट यहीं पे अटकता है कि एक आईसी को जब हम पलटी करते हैं, ऊपर पे एयर और टेम्परेचर हमने दिया, टेम्परेचर दिया 350 से 370, किस पे दे रहे हैं? आईसी का ब्लैक पट्टी पे। लेकिन जब हम लोग आईसी को क्लीन करते हैं तब ब्लैक पट्टी रह गया नीचे, अब आ गया ऊपर में बॉल वाली पैड। अब ये बॉल वाली पैड को हमने क्या किया, एसएमडी से कम टेम्परेचर, मतलब कम टेम्परेचर करने के लिए थोड़ा सा पीपीडी दिए, आयरन से घुमा लिए। कितना का पीपीडी ना, 183 का पीपीडी दिए, आयरन से घुमा लिए। और आप हमने एसएमडी से भी क्लीन कर सकते हैं या आयरन से डिसोल्डरिंग वायर यूज करके क्लीन कर सकते हैं। देखिए सेम चीज हर कोई करता है, आप भी करते होंगे, होगा वीडियो आपको बोर लगे, लेकिन रिक्वेस्ट यही है थोड़ा सा सब्र कर जाओ ताकि आपका जो प्रॉब्लम होता है उसका असली रीजन आपको पता चल जाएगा। तो हर इंस्टीट्यूट में भी यही चीज़ बताया जाता है, मैंने भी वही चीज़ बताया और आप भी वही चीज़ करते हैं, मतलब तीनों सेम है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है जब हमारा रिवॉल्व क्लीन हो गया, हमने रिवॉल्व भी कर दिया, 183 का पीपीडी यूज किए, 300 से 310 का कोई टेम्परेचर रखता है और रिवॉल्व कर दिया, सारा बॉल सेम है, आईसी इंस्टॉल किया, बोर्ड का कलर देख रहे हैं पूरा प्रॉपर आया, आईसी प्रॉपर बैठा, सारा बॉल बैठा। अब लो बूटिंग पे चला गया, बूट हाई ही नहीं हो रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, ऑटोपोट नहीं बन रहा है, सीपीयू खराब हो गया क्या? माइंड में ये आता है। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि एक सीपीयू और एक पावर और एक एमएमसी तीनों पे सेम काम होता है, लेकिन एमएमसी जल्दी क्यों खराब हो जाता है? एक सीपीयू खराब नहीं होता है, एक पावर खराब नहीं होता है, 6 बार रिवॉल्व किया तब भी पावर खराब नहीं होता है। आप बोलते सीपीयू 4 बार रिवॉल्व किया तब खराब हो गया, एमएमसी एक बार ये करते ही कि नहीं खराब हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है इसे आया? आपने तो हर काम किया सही, एक इंस्टीट्यूट में जो चीज़ आपका सामने किया गया वही किए, खुद वही सेम काम किए, मैंने भी वही सेम चीज़ बताया। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आया? प्रॉब्लम यहाँ आता है, हम लोग क्या करते हैं ना, इंस्टीट्यूट पे जब हम लोग काम सीखते हैं तब क्या करते हैं, वहाँ पे जो आयरन यूज होता है वो आयरन पे टेम्परेचर क्या है उसको हम लोग कभी नहीं देखते हैं, बस आयरन है इतने ही सोचते हैं। कुछ बीट, कटा हुआ बीट वाली आयरन डिसोल्डरिंग वायर चलाने में अच्छा होता है तो उसको हम लोग लिया, लगा दिया और काम किया। अब मान लीजिए आप आयरन को यूज किए, कितना? 350 का टेम्परेचर में, जहां हम 350 का हीट देते हैं बोर्ड का कंपोनेंट्स उठता है, उस कंडीशन पे आईसी का ये प्लेन सरफेस ब्लैक वाली पट्टी को छोड़ के हम अगर जहां पे पेड़ है उसका ऊपर अगर पीपीडी तो दिए 183 का, लेकिन आयरन चला रहे हैं टेम्परेचर 350 का। आप देखे रहेंगे आज का डेट में 80% लड़का सेम बिगिनर्स यही काम करता है, जिसके लिए आईसी खराब होता है। और 350 में आपने सीपीयू को आयरन चला दिया तो नीचे में जो कंपोनेंट्स था जिस पे काला पट्टी से ढापा गया है लेयरिंग को, वो चीज क्या हुआ? हीट हुआ। अब वो चीज कोई ना कोई कंपोनेंट्स अगर गलती से ड्राई हो गया तो वो आईसी बूटिंग करेगा ही नहीं, या तो अगर बूटिंग कर भी लिया ऑटोपोट पे भी आ गया, एमएमसी और आईसी का पेयरिंग होगा ही नहीं। जब तक पेयरिंग नहीं होगा तब तक स्टार्ट होगा नहीं मोबाइल। तो या तो लो बूट पे चला गया, या तो बूटिंग ले रहा है तो ऑटोपोट बन रहा है, एमएमसी बैठाने के बाद काम नहीं करता है। तो आप यहाँ पे खुद सोचिए कि सिर्फ खेल रहता है एसएमडी का नहीं। आप ग्रुप में हो या कितना भी यूट्यूब चैनल में हो, आप सेम चीज क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा, एसएमडी का टेम्परेचर कितना रखें, एआर कितना रखें, लेकिन आज तक कोई ये नहीं पूछता है कि हम आयरन का टेम्परेचर कितना रखें। पीपीडी को हम बॉल बनाते हैं, रिवॉल्व करते हैं तो उस समय हम लोग 300 का टेम्परेचर रखते हैं, लेकिन आयरन का टेम्परेचर कोई भी आयरन लेके हम लोग काम कर देते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम जो आता है, क्लियर सा बात है, ना कोई लुका छुपी है, आयरन से आता है।
आयरन पे हम लोग 183 पीपीडी आईसी पे लेने के बाद जब आयरन पे हम लोग उसको क्लीन करते हैं तब क्या होता है, आईसी पे हीट लग जाता है। तो यहाँ पे एक चीज है कि पावर आईसी को हम लोग 350 में रिवॉल्व किए, सॉरी क्लीन किए और लगाए, वो स्टार्ट हो गया। सीपीयू को हम लोग करते हैं 10 से 8 स्टार्ट होता है, 2 खराब होता है। एमएमसी क्यों 10 से 8 स्टार्ट नहीं होता है, वो पूरे ही 10 से 10 चल जाता है? ये भी एक क्वेश्चन आता है, उसका रीजन हम बताते हैं। चीज क्या होता है, एक पावर आईसी इस तरीका से बनाया गया है कि वो हीटिंग को बर्दाश्त करेगा। जैसे मान लीजिए कि एक हाथी का पांव इतना मजबूत रहता है कि वो गज को भी एक लात मार के गिरा देता है। उसी तरह एक पावर आईसी का काम है हीटिंग होना, क्योंकि वो पावर देगा तब तो वो गर्म होगा। उसी तरह एक सीपीयू का काम होता है सारा सेक्शन का फंक्शन को खुद कंट्रोल करना, क्योंकि वो खुद ही मास्टर होता है। तो सीपीयू जो है उससे उसी तरह ही काम करता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा साइज का होता है, तो हम लोग उसको आयरन ज़्यादा टाइम तक लगा के रखते हैं। उसीलिए बहुत 10 से 8 5 सक्सेस होता है, ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि गलत प्रोसेस से हम लोग आयरन चलाते हैं। लेकिन एक एमएमसी है, अब ये एमएमसी इसको भी अगर सेम प्रोसेस से अगर किया जाए तब भी 350 का आयरन चला के अगर किया जाए, लेकिन 10 का 10 खराब हो जाता है। अब इसलिए हेल्थ इशू चले जाता है। हमारा जो ब्रेन है थोड़ा सा कहीं लगता है कि नहीं ब्रेन हेमरेज, कोई कोमा में चला गया, इस टाइप का दिक्कत आता है। तो ब्रेन का सेफ्टी के लिए देखिए बड़ा सा हड्डी दिया गया है अंदर में, जो मगज है उसको स्टोर रखने के लिए, सेफ्टी के लिए, लेकिन फिर भी लगने के बाद अंदर में झटका लग जाता है। तो उसी तरह सीपीयू जो होता है वो अपना मास्टर काम करेगा, लेकिन डाटा जो स्टोर होता है एमएमसी पे, जिसको आज का डेट में यूएफएस, रैम, रोम अलग अलग कर दिया गया है, लेकिन स्टोर होता है अलग जगह, काम होता है अलग जगह। अब स्टोर करने वाला को अगर झटका लग गया थोड़ा सा, तब वो कभी काम नहीं कर सकता। इसलिए आप कभी भी काम करने का टाइम में ये मत सोचिए कि मैं सीपीयू पे काम कर रहा हूँ तो एमएमसी पे हीट लगेगा। ये नहीं होता, हीट लगता नहीं है। आप जितना कॉइन दे दो, टेप लगा लो, आप अगर सेफ्टी से काम करेंगे, सीपीयू पे काम कर रहे हैं तो एमएमसी पे हीट नहीं लगेगा। और जब आप रिवॉल्व करके प्रॉपर लगाते हैं, मैं जिस तरीका का बताया आपको उस तरीका से अगर आप कर रहे हैं तो आपका प्रॉपर हो जाएगा, लगेगा। और आयरन का टेम्परेचर आपको फोकस पे रखना है। हर कोई एसएमडी का टेम्परेचर रखता है। आप खुद एक बार यूट्यूब हो चाहे व्हाट्सअप हो, आप चेक कर लो, हमने एसएमडी का टेम्परेचर इतना रखा तब भी मेरा सीपीयू क्यों खराब हो गया या एमएमसी क्यों खराब हो गया। लेकिन कभी आयरन क्लीनिंग करने के लिए आयरन जरूरी होता है, आयरन का टेम्परेचर कोई बताता नहीं है। तो आयरन का टेम्परेचर अगर हम 183 का पीपीडी यूज कर रहे हैं यूएफएस एमएमसी पे, अगर हम वहाँ पे 250 का टेम्परेचर पे उस पर डिसोल्डरिंग वायर चलाएंगे तो सीपीयू क्यों खराब होगा? जहाँ 350 चाहिए उस जगह पे हमने 250 लगा दिया टेम्परेचर और उसको रिवॉल्व करके प्रॉपर क्लीन करके बैठाया, तो वो सेट एक दफे क्यों ऑन नहीं होगा? यही होता है असली फंडा। आप इंस्टीट्यूट पे जाओ चाहे कहीं भी जाओ, हर जगह आपको सेम ही चीज मिलेगा। आयरन का टेम्परेचर पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट पे क्या है ना, सब मल्टी आयरन रहता है, जिसमें कि चैनल अलग अलग रहता है। इसमें 250 का, इसमें 280 का, ये चैनल में 300 का टेम्परेचर सेट है। तो वहाँ पे क्या है ना, ये हमको इसको काम करना है, एक दबा दिया गया, काम किया, आप भी के वो दबा हुआ है, आपने भी काम किया, लेकिन टेम्परेचर पे कोई फोकस नहीं किया, आयरन पे कोई फोकस नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा रीजन होता है आयरन। हमने एसएमडी को ज़्यादा कॉस्टली तक खरीद लिया, 14-15 हज़ार 20 हज़ार तक चले गए, लेकिन आयरन पे कभी फोकस नहीं किए। इसलिए आप बेहतरीन अच्छा क्वालिटी का आयरन लीजिए। आईसी का काम करने का टाइम में आप टेम्परेचर पे एक बार फोकस कीजिए। हाँ, मेन चीज़ क्या होता है, हमारा माइंड में ये रहता है, हमने थोड़ा सा 183 का पीपीडी लिया, आयरन थोड़ा सा तुरंत घुमा के हटा देंगे, फिर डिसोल्डरिंग वायर तुरंत लगा दिया और हटा दिया, यही माइंड में रहता है। लेकिन तब तक एमएमसी जो है खराब हो जाता है, या तो हेल्थ इशू पे चल जाता है या तो पूरा ही डेड हो जाता है, ऑटोपोट पे ही रहता है। एमएमसी और सीपीयू का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है। असली रीजन यही है और कुछ नहीं है। अगर ये चीज
एसएमडी को जिस तरीका से आप फोकस करते हैं, आयरन को अगर अगर आप फोकस नहीं किए तो 2026 का मोबाइल रिपेयरिंग सबसे कठिन होगा। अब कठिन क्यों होगा? आज का डेट में जो बोर्ड आता है वो फ्लेक्सिबल आता है, उसका साथ में आईसी भी फ्लेक्सिबल। जैसे कि आप सैमसंग का बोर्ड में देखे रहेंगे, डुअल डेकर आता है, सैंडविच बोर्ड आता है, रिंग वाली सैंडविच बोर्ड आता है। तो उसमें क्या होता है ना, फ्लेक्सिबल आईसी दिया रहता है, जिसमें जो रैम और सीपीयू जो है दोनों फ्लेक्सिबल रहता है। वो इतना है, थोड़ा सा हीट लगेगा तब भी वो हिलना चालू कर देगा। तो उसको काम करने के लिए हमको प्रॉपर वोल्टेज, सॉरी प्रॉपर टेम्परेचर का साथ में एसएमडी और आयरन अच्छी क्वालिटी तो हम लोग का पास, सबका पास में है, लेकिन प्रॉपर टेम्परेचर का साथ में अगर हम काम करेंगे और सही रेगुलर एक्सपीरियंस रहेगा तब जाके हम सीख पाएंगे। जैसे मैं अगला वीडियो में बताया था कि ऑटो वाला, एक ऑटो जब बनता है तो 1 महीना में बन जाता है, लेकिन एक एरोप्लेन 1 साल में बनता है। तो एरोप्लेन चलाने वाला को भी ज़्यादा टाइम लगता है, एक ऑटो चलाने वाला कम टाइम में सीख जाता है। लेकिन एक ऑटो वाला एरोप्लेन नहीं चला सकता है, लेकिन एरोप्लेन वाला ऑटो जरूर चला लेगा, 2 दिन प्रैक्टिस करेगा तो। लेकिन ऑटो वाला एरोप्लेन नहीं चला सकता है अगर प्रॉपर प्रोसेस से चलाया जाए तो इसीलिए हर चीज़ में समय लगता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, नॉन पेस्टेड में 2 बार हो काम करने का बाद लगता है कि सक्सेस मिल गया, हम पेस्टेड पे काम करेंगे, उस उम्मीद पे मत रहिए। वही नॉन पेस्टेड में 50 बार कीजिए ना, पेस्टेड और जल्दी हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं टेम्परेचर आयरन और एसएमडी का दोनों का चेक करो, क्लीनिंग प्रॉपर कीजिए, ग्लू कोटिंग प्रॉपर कीजिए, तब आपका काम सक्सेस होगा। 2026 जो है आपका काम, पैसा, इज्जत सब मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई चीज़ का डाउट है, जो चीज़ मैंने बताया, तो आप कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन बताएंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो वीडियो करके भी अपलोड करेंगे, और जिस टाइप का कमेंट आएगा फिर उस टाइप का हम वीडियो बनाएंगे। बीच में एक कंटिन्यू क्लास हमने चार्जिंग सेक्शन का चलाया था, और नेक्स्ट जो क्लास हम धीरे धीरे लाएंगे पावर सेक्शन का भी। थोड़ा सा दिक्कत है, वो हट जाने के बाद फिर आएगा। तो वीडियो में ज़्यादा कहानी है, हो सके किसी को बोर लगे वो स्किप कर सकता है, लेकिन जिसको जानना है तो भाई कहानी को क्लियरली समझो, एक बार माइंड में घुसा लो, दोबारा काम पे एक बार फोकस कर लो। 101% लिख के देता हूँ, मोबाइल सक्सेस होगा। फिलते हैं।